आ गई है या जनरेटर पे ही है? जनरेटर पे ही है। आ गई? नहीं जी, हमारे ख्याल से मैंने कहा आ गई। Assalamu guys and welcome to the session. Someone to please confirm my voice is okay? आवाज ठीक है? जो ऑनलाइन है प्लीज मुझे कंफर्म कर दें आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके यार, प्लीज जरा मुझे ये बताएं कि आज किस किस की प्रेजेंटेशन थी? कोई प्रेजेंटेशन रखी हुई थी? उज़ैर की थी, किसके ऊपर? सर्वर लोड बैलेंसर के ऊपर। चलिए हम उसको देखते हैं। पहले जरा फ्रेश माइंड से एक बार कुछ नई चीजें सीखते हैं सर्वर लोड बैलेंसर के अंदर, और उसके बाद फिर थोड़ा सा आप लोग लैब का काम करोगे, एंड आफ्टर दैट फिर अगली जो हमारा एक बनेगा साइकिल बनेगी, उसके अंदर उज़ैर से उसकी प्रेजेंटेशन जो है बनेगी। देखो हमने परसों जब लोड बैलेंसर स्टार्ट किया था तो लोड बैलेंसर के मुतालिक मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई थी कि अगर लोड बैलेंसर ना हो तो क्या सिचुएशन होगी। आपके पास एक अदद लेट से सिंगल सर्वर है, सिर्फ ये वाला सर्वर है। अगर उसको एक यूजर एक्सेस करता है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 to 1 कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर यूजर्स की तादाद बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पे 100 यूजर एक साथ इसको एक्सेस करते हैं इस सिंगल सर्वर को, तो फिर इसकी परफॉर्मेंस पे भी इंपैक्ट आएगा, इस पे बर्डन भी बढ़ जाएगा। तो बेसिक आइडिया लोड बैलेंसर का ये है कि यू कैन ऑलवेज ऐड couple of servers in a pool। उन सर्वर्स का एक आप ग्रुप बना लेते हो, बीच में आप लोड बैलेंसर प्लेस करते हो। अब इस सिचुएशन का फायदा ये होता है कि लेट्स से अगर आपकी 100 रिक्वेस्ट आई तो आपका लोड बैलेंसर उस लोड को इन 3 के अगेंस्ट डिवाइड कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम लोड की डिवीजन होती है। मिसाल के तौर पे 100 यूजर्स की रिक्वेस्ट है और अगर हमने राउंड रॉबिन सिलेक्शन की हुई है तो तकरीबन 33 यूजर्स को एक सर्वर हैंडल करेगा। हम इसमें वेट फैक्टर भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमारा एक सर्वर स्ट्रांग है तो उसको हम ज्यादा वेट एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये सर्वर S1 स्ट्रांग है, आई कैन एलोकेट अ वेट ऑफ 3 टू दिस सर्वर, आई कैन एलोकेट वेट ऑफ 1, आई कैन एलोकेट वेट ऑफ 1 टू दिस। तो अब होगा ये कि जो सर्वर S1 है ये 3 गुना ज्यादा रिक्वेस्ट रिसीव करेगा एज कंपेयर टू S2 एंड S3। और ये काम कौन करेगा? इट विल बी डन बाय दिस लोड बैलेंसर। ये जो इंटेलिजेंट डिवीजनिंग है इट विल बी डन बाय द लोड बैलेंसर। ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लोड बैलेंसर का। लोड बैलेंसर जो है वो क्या फॉर्म फैक्टर इसका वर्चुअल मशीन भी हो सकती है। एक VM के ऊपर
लोड बैलेंसिंग का फंक्शन आप इंस्टॉल कर लें, या आपके पास हार्डवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास एम्बेडेड लोड बैलेंसर्स भी हैं। जब मैं एम्बेडेड कहता हूं तो इसका मतलब क्या है, खोल दे यार, इसका मतलब यह है कि एक्चुअली आपकी वो फायरवॉल है, इट्स योर फायरवॉल, लेकिन इन एडिशन टू दैट बेसिकली वो लोड बैलेंसिंग की भी आपको सर्विस दे रहा है। जिस तरह हमारे केस में जो यूएसजी फायरवॉल है, तो बंद कर दिया ना जी, लाइट दोबारा आ गई, अब बंद किया हुआ खोला हुआ है, बेटा बंद कर दो क्योंकि लाइट दोबारा चली गई है। तो this load balancer can be embedded as well, or it can be a dedicated appliance. This can be applied, this software can be installed on a VM as well, VM based load balancers. ये तीनों फ्लेवर आपके पास अवेलेबल है। अब ये आपकी डे वन की अंडरस्टैंडिंग थी, और मैंने अर्ज ये की थी कि यार इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो बड़ी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन बनती है कि आप एक ग्रुप के अंदर ये फिजिकल सर्वर्स इकट्ठे कर लेते हो और उनका एक वर्चुअल सर्वर, उसकी एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन वीएस की सूरत में डिफाइन कर लेते हो। वीएस जो है इट इज नथिंग बट इट इज आईपी प्लस पोर्ट। आइडिया यह है कि यूजर जो है वो इस आईपी और पोर्ट को एक्सेस करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द एल्गोरिथम ये लोड बैलेंसर उन यूजर्स की रिक्वेस्ट को डिफरेंट सर्वर्स के हवाले करता जाता है। इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मार्केट के अंदर कौन से लोड बैलेंसर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने चूज करना है तो व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। उसमें आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच वन इज अवेलेबल, कौन से टॉप ऑफ द लाइन है। और फिर उसके बाद आफ्टर डूइंग दिस अगला मरहला यह है कि यू नीड टू डू द कंपैरिजन। कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी लोड बैलेंसर्स आपको अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, मोस्टली इनके काफी चीजें, काफी फंक्शंस कॉमन होते हैं। देयर आर सो मेनी कॉमन फंक्शंस जो ये सारे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एसएसएल ऑफलोडिंग है, ठीक है, हेल्थ चेकिंग है कि सर्वर में लोड डालने से पहले उसकी हेल्थ भी चेक कर लो, ठीक है जी। सेशन परसिस्टेंस है कि अगर मैं एक ही सर्वर से एंटरटेन होना चाहता है एक यूजर, कि एक यूजर के सारे सेशन एक ही सर्वर हैंडल करे। अब ये सारे ऐसे फीचर्स हैं विच आर कॉमन, ठीक है जी। Does it look like a switch, like a router? जी अप्लायंस होती है सर। लुक लाइक क्या, आप इसको गूगल करके यू कैन सी द। So my hand is not working properly. कोई बात नहीं यार, अगर यहाँ नहीं कहीं तो होगा, कोई अपने दोस्त को बता दें इसके पास होगी, एक्सेस होगी वाईफाई की। आप एक करके F5 लोड बैलेंसर लिखें या सिट्रिक्स लिखें या रेडवेयर लिखें, हम आपको उसका फिजिकल अपीयरेंस दिखा दें। और फिर डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस के अंदर मैंने अर्ज की थी सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, द लार्जेस्ट डिफरेंस इज एल्गोरिथम्स। जो लोड बैलेंसर के एल्गोरिथम्स हैं, डिफरेंट वेंडर्स डिफरेंट एल्गोरिथम सपोर्ट करते हैं, उनको आपने कंपेयर करना। कल भी बताया था आपको, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सॉफ्टवेयर तो एक प्रोग्राम होता है, एल्गोरिथम में मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ काम कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज है। अच्छा, अभी आज का जो मेरा एजेंडा होगा अपार्ट फ्रॉम दिस, और मुझे कल मैंने एक आपको लैब भी, बेसिक लैब भी दी थी HTTP बेस्ड, और यू गाइस वर सपोज्ड टू बेसिकली सेंड दैट टू साथ साहब ने उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा और मार्किंग वगैरह भी मैंने अर्ज किया था, इट्स अ ग्रेडेड असाइनमेंट। अभी अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो ही कैन सेंड द सेम तो साहब अभी वो भिजवा दें, आज तक को भिजवा दें 12 बजे तक,
और वो सर ग्रेडेड की लेट सबमिशन की कैटेगरी में होगा। कितने % मार्क्स डिडक्ट करने हैं मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई, इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज सेंड द सेम बाय मिडनाइट टुडे, आज। क्लियर। अब हम जरा बात करते हैं आज के टॉपिक की, सेशन परसिस्टेंस। इसको हम जरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सेशन परसिस्टेंस, और ये किस तरह की सेशन परसिस्टेंस हो सकती है, कितनी टाइप्स की है, किस टाइप में क्या कुछ होता है। जी हम एक बना रहे हैं तो हमें उसके लिए डीएनएस जो है जो उसको रिकॉपरेट करना पड़ेगा, जारी बात है उस वर्चुअल आईपी के साथ। ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा बताएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेबसाइट है, वेब सर्वर था हमारा, तो एक सिंगल सर्वर था हमारा अपना, ठीक है। उसके ऊपर हम डीएनएस की मैपिंग बिल्डिंग की ठीक है, लेकिन अब हमने आईपी चेंज कर दी, वर्चुअल सर्वर आगे आ गया, तो हमें डीएनएस रिकॉर्ड दोबारा से अपडेट करने पड़ेंगे उसके लिए, ताकि वेब से बोलूं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट होता क्या है, होता यह है कि अगर इनिशियली जब आप फॉर एग्जांपल फेसबुक का सर्वर एक्सेस करते हैं, तो फेसबुक के सर्वर के अगेंस्ट जितने बैकएंड में रियल सर्वर्स हैं, जो फेसबुक का आपको वो डीएनएस का नाम होता है, उसकी रेजोल्यूशन ऑलरेडी डिफाइंड होती है अगेंस्ट मल्टीपल आईपीस। www.facebook.com के अगेंस्ट एक आईपी नहीं होगा, इसके अगेंस्ट तकरीबन 200 से 250 के दरमियान आईपी एड्रेसेस होते हैं facebook.com के अगेंस्ट। और वो जो सिंगल आईपी होता है वो यही वर्चुअल सर्वर का आईपी होता है, मतलब वो लोड बैलेंसर लगा होता है। उस लोड बैलेंसर के आगे जो रियल सर्वर्स हैं फेसबुक के, हो सकता है हर के अगेंस्ट 50 या 100 की तादाद में हो। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। पहले स्टेप में आपने ये चीज याद रखनी है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं facebook.com की। तो facebook.com की वेबसाइट के अगेंस्ट एक सिंगल आईपी नहीं है। हमने इसको ब्लॉक करना था, फेसबुक को ब्लॉक करना सेंस कि हमने फेसबुक को फ्री करना था भारत में। उस वक्त तकरीबन 10-11 साल पहले की बात है कि सब्सक्राइबर्स को facebook.com फ्री चाहिए। तो वो फ्री करने के लिए एक्टिविटी की गई, 2 दिन एक्टिविटी फेल होती रही, मुकम्मल तौर पे फेसबुक फ्री नहीं हुई, चार्ज हो रही थी। उसकी वजह यह थी कि हमारे पास फेसबुक के पूरे लिस्ट आईपीस की नहीं थी, और वो फेसबुक की आईपीस की लिस्ट हमने किस तरह मंगवाई, हमने वारिद के सीईओ ने पर्सनल मेल की फेसबुक के सीईओ, और उसने उस लेवल पे वो आईपीस हमसे शेयर किए। और वो जो आईपीस की लिस्ट हमारे पास आई वो 4 सफे के आईपीस थे, 4 सफे थे टोटल फिल, पूरे आईपी। और वो जो एक आईपी है उस लिस्ट में, वो सिंगल सर्वर का आईपी नहीं है। वो किसका आईपी है? वो इस वर्चुअल सर्वर का आईपी है। उस वीएस के अगेंस्ट कितने रियल सर्वर मैप हुए हमें नहीं पता। हमें ये बात समझ रहे हैं? तो अब जब डीएनएस की पॉपुलेशन की हम बात करेंगे तो यकीनी तौर पे फिर वो बैकएंड के ऊपर जो रियल सर्वर्स के आईपी हैं वो तो होंगे ही नहीं, हमें तो वीएस के आईपी के अगेंस्ट मैप करवाना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप देखो तो आपके पास एरियाज हैं, सर्विस एरिया, जिसे एचटीटीपी सर्विस एरिया की टर्म इस्तेमाल की हुई है इसने। यहाँ पे सर्वर ग्रुप में जो आपने कल लैब की, उसके अंदर एचटीटीपी सर्विस एरिया लिखा हुआ है, स्टोरेज सर्विस एरिया लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि भाई वो एक पर्टिकुलर सर्वर, जैसे वेब फेसबुक का सर्वर है, वो एक एरिया है, वो एक ग्रुप है, सब ग्रुप कह लो दूसरी टर्म्स में, उसके अगेंस्ट एक आईपी है, एक वर्चुअल सर्वर की रिप्रेजेंटेशन है। अगर एक और वेब सर्वर होगा, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं झंग का, तो झंग के अंदर भी यही सिलसिला होगा। आपके ख्याल में झंग ने जो अपने सर्वर्स बिल्ड किए ऑनलाइन वो सिर्फ पाकिस्तान में होंगे? जो झंग न्यूज पढ़ रहा है फ्रॉम यूएस या यूके या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, क्या वो पाकिस्तान के डेटा सेंटर के अंदर जो सर्वर पड़ा हुआ है वहां से उसको रीड कर रहा है? नहीं। झंग ने जब इसको ऑनलाइन किया और उसको पता है कि पूरी दुनिया ने मेरी वेबसाइट देखनी है, तो उसने अपना डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बिल्ड किया होगा। इसका मतलब है उसने स्पेस परचेज की होगी। मिडिल ईस्ट के अंदर भी डेटा सेंटर के अंदर,
यूके में भी, यूएस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, ताकि पूरी दुनिया कवर हो। और जब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सिंगापुर में बैठ के झंग के सर्वर को, झंग के पेज को एक्सेस करता है, तो ही विल बी सर्व्ड बाय द क्लोजेस्ट सर्वर। और जब वो एक्सेस करता है तो डीएनएस, उस एरिया के डीएनएस के अंदर जो एंट्री होगी वो वीएस की होगी, उसके लोड बैलेंसर की होगी एक तरह से। फिजिकल की सर्वर की तो फिर विजिबिलिटी पीछे रह जाती है ना। आप पॉइंट समझ रहे हो? Yes, sir. Thank you. अच्छा, अब अगला सवाल है, व्हाट इज दिस सेशन परसिस्टेंस? क्या सेशन परसिस्टेंस क्या चीज है और इसकी वैल्यू क्या है, क्या यूज केस, क्या कहां करते हैं इसको? भाई ये बात समझ में आती है कि एक क्लाइंट है, इस क्लाइंट ने अपना सेशन इनिशिएट किया और इस सेशन को मैं एक सर्वर के हवाले करता हूं, और उसके बाद अगले सेशंस जो ये क्लाइंट इनिशिएट कर रहा है, ऑल आर सर्व्ड बाय दिस सर्वर। इस सोर्स की, यानी इस क्लाइंट की जितनी रिक्वेस्टें हैं वो एक ही सर्वर के पास आ रही। मैं फिजिकल सर्वर की बात कर रहा हूं। इस तरह दूसरा क्लाइंट है, दूसरे क्लाइंट की सारी रिक्वेस्टें दूसरे सर्वर के पास आ रही, राइट? ऑल द रिक्वेस्ट फ्रॉम वन क्लाइंट आर एंटरटेन्ड बाय सिंगल सर्वर, सेकंड क्लाइंट सेकंड सर्वर, राइट? ये कॉन्सेप्ट है सेशन परसिस्टेंस का। जरूरत कहां पेश आती है? जरूरत पेश आती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर। भाई मैंने एक ऑनलाइन कोई चीज परचेस कर ली है, मैं किसी शॉपिंग की वेबसाइट पे गया हूं, ठीक है, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे गया हूं, मैं वो चीज स्क्रॉल कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, आइटम ढूंढी है, फिर मैंने ऑर्डर करना है। ऑर्डरिंग में मैं उसको ऐड टू कार्ट करता हूं। ऐड टू कार्ट करने के बाद वो मुझसे कहता है क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालो। इस सारे टाइम के अंदर मल्टीपल टाइम्स क्या होगा? मेरी ऑथेंटिकेशन होगी। यूजर की ऑथेंटिकेशन मल्टीपल टाइम्स होती है इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर। इट्स नॉट अ सिंगल ऑथेंटिकेशन। बैकएंड पे आपका ब्राउजर और जो एंड सर्वर है उसके दरमियान कांस्टेंट हैंडशेक चलता रहता है। जो आपने पहली दफा साइन इन किया होता है वही यूजर नेम पासवर्ड जब आप कहते हो ना सेव, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा होता है, जब भी वो रिक्वेस्ट दोबारा फॉरवर्ड करता है अपने आप को रीऑथेंटिकेट कराओ, आपका ब्राउजर उस रिक्वेस्ट का जवाब देता है। वो चीज आपके साथ विजिबल नहीं रहती। अब अगर ऐसा हो कि आपने मिसाल के तौर पे, हमने अमेज़न पे किसी साइट पे गए, उस साइट पे उनका वेब सर्वर था और उस वेब सर्वर से हम बेसिकली क्या कर रहे थे, वी वर बेसिकली गेटिंग दी सर्विसेज, हम उससे सर्विसेज ले रहे थे। अब इमेजिन करते हैं कि यार वो जो आपकी शॉपिंग साइट थी उसके टोटल 3 फिजिकल सर्वर्स थे, 1, 2 एंड 3। फिजिकल सर्वर 1, 2 एंड 3। भाई एज अ यूजर आपने जब रिक्वेस्ट भेजी थी, पहली दफा आपने लॉग इन किया था और जो इनिशियल हैंडशेक आपका हुआ था वो आपका इस सर्वर से हुआ था। अब सब्सिक्वेंट हैंडशेक्स, सब्सिक्वेंट बार अगर मैंने उसी सर्वर पे ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे वही ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहा हूं, तो होना क्या चाहिए, जो एक्टिविटी इस सेशन के दौरान हो इट शुड बी हैंडल्ड बाय दिस सर्वर। अगर मेरी रिक्वेस्ट, अगला मेरा सेशन इस पे आ गया तो ठीक है, वो एंटरटेन तो मैं हूंगा, लेकिन एक तो मेरी ये ट्रांजैक्शन का प्रोसेस बड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि आई मे फेस डिस्कनेक्शन। अब आपने आधी डिटेल एंटर की है, सबमिट नहीं हुआ, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग। और आपको ये भी खतरा होता है कि यार मेरी ट्रांजैक्शन हुई है नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। तो आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो ये जो जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए लाजमी आपने इस सेशन परसिस्टेंस को अनेबल किया होता है, ताकि एक बार यूजर जिस सर्वर के हवाले हुआ है मुकम्मल ट्रांजैक्शन उसकी वही सर्वर करे। यानी ये शौक नहीं है, ये बड़ी क्रिटिकल जरूरत है आपकी। अगर क्लास रिकॉल करें, कल ड्यूरिंग सेशन अनफॉर्चुनेटली मैंने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट की और मुझे उस सिलसिले में पेमेंट भी करवानी थी। वो पेमेंट थी इंडिया के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। अब सारे इस प्रोसेस में कम से कम 2 घंटे लगे, लेकिन उस दौरान मेरा सेशन ब्रेक नहीं हुआ। अगर मेरा सेशन ब्रेक हो जाता तो जिस बंदे से मैं चैट कर रहा था हो सकता है उसका नाम भी मेरे पास ना रहता। बाद में मुझे वो नाम एज एविडेंस देना पड़ा। उसने कहा जी बताएं आपकी चैट किससे हुई। तो मैंने इंटेंशनली वो सेशन बंद नहीं किया था कि अगर मैं बंद कर देता तो आई वुड हैव बीन ऑन द लॉस। क्लास को बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो ये जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं इसकी ऑनलाइन शॉपिंग की,
उन सबके अंदर एक तो लोड बैलेंसर इन्वॉल्व होता है और दूसरा सेशन प्रोसेसिंग होती है, लाजमी होती है, इसके बाद गुजारा नहीं है। सर जरा खोल दे, दरवाजा दोनों खोल देंगे और नहीं सर उस क्लास को पा दी है, खोलो दूसरा भी खोल दे, शाबाश। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि सेशन परसिस्टेंस किस तरह से हम अचीव करते हैं, हाउ वी अचीव सेशन परसिस्टेंस। जो ये आपने सेशन परसिस्टेंस कहा, अगर ये लोड बैलेंसर्स में इन्वॉल्व है तो लोड बैलेंसर तो लोड बैलेंसिंग करने के लिए इसको किसी और सर्वर पे भी डाल सकता है। सेशन परसिस्टेंस कैसे हो जाएगा अभी देखते हैं, देख लेते। देखो ये वो तरीके हैं, ये डिफरेंट तरीके हैं जिनसे सेशन परसिस्टेंस अचीव की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला है तरीका सोर्स आईपी बेस्ड। आपको याद है जब मैंने आपको सोर्स आईपी हैश बताया था तो उसमें मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मुझे आप बताएं कि सोर्स आईपी हैश में और सेशन परसिस्टेंस पे क्या फर्क है, क्योंकि सोर्स आईपी हैश में भी क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर सोर्स हमेशा एक सर्वर के पास जाता था, ऐसे ही है ना। तो मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि मुझे बताएं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सोर्स आईपी हैश एंड सेशन परसिस्टेंस। अब उसका आंसर क्या है, द आंसर इज कि सोर्स आईपी हैश बेसिकली सेशन परसिस्टेंस का एक तरीका है। इट इज वन ऑफ द वेज टू अचीव सेशन परसिस्टेंस। ठीक है, सेशन परसिस्टेंस अचीव करने के और मैकेनिज्म और मेथड्स और तरीके भी अवेलेबल है। जैसे इस वक्त आपके सामने 3 मेथड्स दिखाए गए हैं। पहला वाला सोर्स आईपी बेस्ड हैश है, दूसरा एचटीटीपी कुकीज की बेसिस के ऊपर है और तीसरा एसएसएल सेशन आईडी की बेसिस के ऊपर है। ये इन 3 तरीकों से आप बेसिकली ये सेशन परसिस्टेंस अचीव कर सकते हो। इनमें तीनों तरीकों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, व्हाट्स द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज 3? सबसे बड़ा डिफरेंस यह है भाई कि ये जो सोर्स आईपी बेस्ड है, इट कैन बी रिगार्डेड एज L4 लोड बैलेंसिंग, वेयर एज HTTP कुकी या जो SSL सेशन आईडी है ये बेसिकली L7 की कैटेगरी में है। क्योंकि जब HTTP की बात आती है तो HTTP एक एप्लीकेशन है जो TCP को इस्तेमाल करती है। इसी तरह से जो SSL है इट्स एन एप्लीकेशन। जबकि सोर्स आईपी बेस्ड सेशन की हम जब बात करते हैं तो ये L4 क्यों है, बिकॉज यहां पैरामीटर्स कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, आईपी। तो ये L4 है और ये L7 है। सर क्लास यहां तक की डिस्कशन में साथ है? ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको वन बाय वन लेट्स स्टडी दिस सोर्स आईपी बेस्ड सेशन परसिस्टेंस से स्टार्ट कर लेते हैं, पहला वाला, और इसकी डिटेल्स देखते हैं कि किस तरह से ये अपना काम करता है बैकएंड के ऊपर। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। मिसाल के तौर पे मेरा यूजर था जिसका ये वाला आईपी था, भाई इसने पहली रिक्वेस्ट सेंड की, इस लोड बैलेंसर के पास आई, इस लोड बैलेंसर ने एल्गोरिथम के मुताबिक इसको इस आईपी के हवाले कर दिया। अब होना क्या चाहिए कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो इस सोर्स आईपी से आए वो हमेशा कौन हैंडल करेगा, वही करेगा। इसी तरह से ये दूसरा यूजर है जिसका डिफरेंट आईपी एड्रेस है, इट हैज अ डिफरेंट आईपी एड्रेस, राइट। इसकी जब पहली रिक्वेस्ट आएगी अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर सर्वर को एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस केस में ये वाला एलोकेट हो गया। अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो इस आईपी से आएगी वो हमेशा किसके पास जाएगी, इस आईपी के पास। अब इसमें फयाज भाई का पॉइंट ये था कि जी अब ये दोनों यूजर्स मान लेते हैं कि 1-to-1 मैपिंग हो जाती है, मतलब एक दफा जो पहला सेशन अगर इस यूजर का इसके पास गया तो बाकी सारे सेशन भी ये हैंडल करेगा, और पहला सेशन अगर इस यूजर का इसके पास ऊपर वाले के पास गया तो वही हैंडल करेगा। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों को, इसको भी और इसको भी, ये लोड बैलेंसर एक ही सर्वर के हवाले कर दे। बिल्कुल है, पॉसिबल है। हेल्थ पे नहीं आता, हेल्थ पे नहीं आता। अब ये एक फ्लॉ है, इट्स अ फ्लॉ। आपने साले की बात नहीं सुनी थी उस दिन, जिसने पहले दिन ये पॉइंट बता दिया था जब मैंने पूछा था कि इसके अंदर क्या फर्क है, क्या नुकसान है सोर्स आईपी बेस्ड हैश का। तो शी सेड कि उसमें इट्स रिटन इन द डॉक्यूमेंटेशंस कि ये प्रॉब्लम है इसके अंदर सोर्स आईपी बेस्ड हैश के अंदर
कि आपका ये वाला लोड बैलेंसर इंटेलिजेंट नहीं होता, वो ये नहीं देखता कि लीज कनेक्शंस किसके हैं, क्या सोर्स आईपी बेस्ड हैश प्लस लीज कनेक्शन का ऑप्शन है इसके अंदर, बोलो नहीं। फिर एग्जांपल उसने दी थी, उसने कहा था सर एनजी आईएनएस है क्या, आईएनएक्स टाइप वेंडर है इंजन की तरह, जैसे इंजन को प्रोनाउंस करते हैं ना, इंजन एक्स। ठीक है, आप सही फरमा रही है, मैं उसको जरा एनजी के नाम से जरा आसान होता है, फिर आगे क्योंकि जो 2-3 लेफ्ट हम भूल गए, तो वो मैं एक दफा इसलिए मैंने जो है ना ये किया था कि इन वेंडर्स की ना मैंने स्लाइड रख ली थी यहाँ पे कि जरूरत पड़ने पे इनको रेफर किया जाए। एक्चुअली दिस इज द वन। जी मैडम, यही वाला है ना, NGINX। जी सर। सर आप इसको जिस मर्जी तरीके से वो प्रोनाउंस कर ले, वेल दिस इज द वन। ये नहीं देखना, इसलिए मैं तवज्जो नहीं करनी है, ठीक है, हंसने में सारे बड़े तेज हो कि बैकएंड के ऊपर ये क्या कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। कासिम भाई आप मुझे प्रॉब्लम बताएं, ये जो सोर्स आईपी बेस्ड हैश है इसका ड्रॉबैक क्या है? सर यही है ना, मैंने आपको बताया कि ये सर लोड बैलेंसर के पास जाएगा तो लोड बैलेंसर किसी सर्वर पे भेज सकता है उसे। ठीक है, तो नुकसान क्या? सर नुकसान ये है कि उसकी जो वो कंटिन्यूटी है उसके साथ, जो उसकी चल रही है उसके साथ, क्या कहते हैं यार, बस उसकी ट्रांजैक्शन चल रही है उसके साथ, तो वो डिफरेंट सर्वर पे जाएगी तो उसका तो मसला हो जाएगा ना। नहीं, ये नुकसान नहीं है, आप बताएं। इसका ये है कि डिफरेंट सेशन पे जाएगी तो डिफरेंट सेशन पे जाएगी ट्रांजैक्शन। सोर्स आईपी बेस्ड सेशन परसिस्टेंस में एक क्या बड़ा नुकसान हम फेस कर सकते हैं? व्हाट इज द बिगेस्ट पिटफॉल इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म? सर ये जो है, एक इसका जो लोड बैलेंसर है वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, क्यूरीज जो है ना वो एक ही सर्वर पे दिस इज द व्हाट भेजता है। परसिस्टेंट अपनी जगह पे, मतलब ये है कि अगर यूजर ए है और ये सर्वर 1 है तो ए की सारी हैंडलिंग कौन करेगा? S1। लेट्स से ये मेरा यूजर बी है, बी की सारी हैंडलिंग कौन करेगा? S1। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ यूजर सी है, ये उसको भी उठा के किसके साथ मैप कर दे? S1 सर, वो ये नहीं देखता। सर आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और बताएं, मान लिया नहीं सर मेरी समझ का कसूर है आपके बयान के। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, वो एक ही सर्वर पे भेजता रहेगा लोड बैलेंसर सर, इससे उसकी होनी होगी इसी तरह की गुमलियों का नतीजा है जो आज सो हमने मैच में देखा है, पूरी दुनिया ने देखा, आप ना देखें तो क्या फर्क पड़ता है। आप सही फरमा रहे हैं, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही नहीं, आप सही कह रहे हो। अब आप बिल्कुल प्रिसाइसली वही बात कर रहे हो जो आसान जुबान में, पहले आप जो आपके ज़हन में था शायद उस क्लैरिटी से आपने बयान नहीं किया। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मल्टीपल यूजर्स के वो एक ही सर्वर के साथ बाइंड कर देगा, क्योंकि वो सर्वर्स का लोड नहीं देख पाता, उस सर्वर्स का लोड नहीं सेंस करता। यही मैं कह रहा हूं सर कि जब वो नहीं कर पाएगा तो सर मान लिए मसला होगा, ये मसला है। इसका मसले का हल ये वाला वेंडर जो है वो देता है। वो कहते हैं कि जब सोर्स आईपी बेस्ड हैश प्लस लीज कनेक्शंस कि उस सर्वर के पास जाएगी ट्रैफिक जिसपे कनेक्शंस लीस्ट है, राइट, गुड। अब सर HTTP कुकी, अब पहला पॉइंट तो इसमें आप याद रखें कि HTTP कुकी वाला, अच्छा कुकी होती क्या है ये भी आना चाहिए। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ सर? ये L7 लेयर 7 फंक्शन है। व्हाट इज अ कुकी? कुकी क्या चीज है? मैं चाय पी रहा हूं, साथ कुकी खा रहे, कुकी अगर कोई ला देगा, मैं लाया तो नहीं तो मेरे पास पड़ी भी है सर, मुझे हर रोज नहीं तो अगर मेरा दिल चाहे कुकी साथ खाने का तो मैं बिस्किट निकालूं और मैं कुकी को इसके साथ खाऊं, इसलिए नहीं खा रहा कि नजर ना लग जाए, ठीक है। मास्क तो आपने मुंह पे लगाया, मैं आंखों पे नहीं, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि नजर लगी हो, समझ रहे हो? अच्छा, अब
कुकी का, एक मिनट गुजारिश सुन ले, फिर आप मैंने अभी इस स्लाइड में सिर्फ एक चीज पहले बताई है, क्या? नहीं, ये दूसरी है। पहले एक चीज बताइए, दूसरी बता रहा हूं। L7 दूसरा क्या है? कुकी। व्हाट इज कुकी? है वो आपने पूछा था ना, वो आपकी बात काट रहा था। अच्छा, कुकी क्या होती है? कोई छोटी सी चीज, मेन कोर्स के साथ कोई छोटी सी आइटम, ये होता है कुकी। मींस कि आपने HTTP रिक्वेस्ट सेंड की, मेन काम मैं क्या कर रहा हूं? चाय पी रहा हूं। कुकी तो साथ अटैच है ना सर, ये पूरा बिस्कुट नहीं है, कुकी है। कुकी अगर देखा जाए वेरी स्मॉल साइज, वो कुकी होता है। ठीक है सर? तो मेन कोर्स क्या है? HTTP रिक्वेस्ट। कुकी उसके साथ छोटा सा एडिशनल एक टैग सा होगा, एक छोटा सा पैकेट होगा। मजे की बात यह है कि ये जो कुकी वाला पैकेट होता है, ये होता है एनक्रिप्टेड। इसको रीड करने के लिए आपको डिक्रिप्ट करना पड़ता। ठीक है? इस स्लाइड पे दो बातें अभी बताई हैं मैंने, कि ये L7 SLB है, और दूसरा बताया कुकी क्या होती है। कुकी इज सम स्मॉल पैकेट which is attached as an auxiliary item with a main course. मेन पैकेट अगर आपका HTTP रिक्वेस्ट का है, या HTTP रिस्पॉन्स है, या आपका मेन मैसेज है, कुकी इसके साथ एक छोटा सा एड ऑन होगा, और ये होगा किस फॉर्मेट में? एनक्रिप्टेड। यहां तक आप साथ हैं? सारे लोग साथ हैं? आप भी भैया साथ हो? अच्छा, अब जरा देखो, ये जो HTTP कुकी है ना, ये जो तरीका वारदात है सेशन परसिस्टेंस का, इसमें एक और कॉमन बात है, और तीन मेथड हैं इसके बाय द वे कुकी बेस्ड। तीनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या? कि जो आपका लोड बैलेंसर है, इट एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी ये होता है कि असूली तौर पे ये अगर यूजर मेरा है, इसकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे जानी है, तो यही रास्ता बनता है ना, ये यूजर रिक्वेस्ट भेजे, सर्वर पे चली जाए। ये भाई साहब दरमियान में अड़ाएंगे टांग। प्रॉक्सी का मतलब होता है सर, देखें, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझें और सादा जुबान में समझें। ठीक है? सिक्योरिटी और ये मोटी मोटी बातें ना मुझे आती हैं, ना मैं चाहूंगा कि आप करें, साथ ही इख्तियार करें। इसने दरमियान में रानिया टांग, और वो टांग कैसे होगी? HTTP लेयर 4 पे किसको सपोर्ट करता है? TCP के अंदर 3-वे हैंडशेक होता है। उस 3-वे हैंडशेक में क्या होता है? सिंक मैसेज आता है, सिंक एक् आता है, और जवाब में आप एक् भेजते हैं। ये वो 3 सिग्नल्स है TCP हैंडशेक के। अगर इस यूजर ने इस सर्वर से गप लगानी है, तो सीधा रास्ता तो यह है कि ये 3-वे हैंडशेक इन दोनों के दरमियान हो, यूजर और सर्वर के दरमियान। लेकिन जो लोड बैलेंसर है वो कहता है नहीं यार, मैंने ऐसे नहीं होने दे रहा, मैं दरमियान में छलांग लगाऊंगा, और ये जो 3-वे हैंडशेक यूजर है, ये पहले मेरे साथ एस्टैब्लिश करेगा। दूसरे लफ्जों में, इट विल फर्स्ट एस्टैब्लिश कनेक्शन विद मी, मेरे साथ। और जब मेरे साथ ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेगा, तो अब कनेक्शन बन गया किस किस के दरमियान? इसके और इसके दरमियान। जब कनेक्शन बन गया, तो कनेक्शन बनने के बाद इस यूजर ने HTTP रिक्वेस्ट मैसेज भेज दी। भाई HTTP रिक्वेस्ट तो नाम है ना, आप कह सकते हो यार इसने कहा कि मुझे झंग का वेब पेज चाहिए, HTTP रिक्वेस्ट चाहिए होगी ना, झंग का पेज ओपन कर दो यार, www.jhang.com पीके एंटर, यही होगा ना। ये HTTP रिक्वेस्ट है। ये भाई साहब क्योंकि क्या कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब कहता है ठहर जा, अब मैं तेरी इस रिक्वेस्ट को आगे भेजूंगा खुद। तो पहले स्टेप में ये लोड बैलेंसर एक सर्वर को चूज करता है, और उसके बाद उसके साथ 3-वे हैंडशेक खुद एस्टैब्लिश करता है, ताकि कनेक्शन बन जाए
लोड बैलेंसर और सर्वर के दरमियान। और उसकी ये जो रिक्वेस्ट उसने रिसीव की है ये इस यूजर से, जब कनेक्शन बन जाता है उसके बाद उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके इस रिक्वेस्ट के जवाब में HTTP रिस्पॉन्स आएगा। ये आपने HTTP रिक्वेस्ट किया तो HTTP रिस्पॉन्स ही आना है ना। यस प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपने जंग वेब पेज की रिक्वेस्ट की है तो जंग का वो पेज आपके सामने आना चाहिए। अब ये यूजर तक नहीं पहुंचा, याद रखो, ठीक है। और जो ये जंग का पेज होता है ये क्या होती है एक्चुअली, व्हाट इज दैट, कौन सी फाइल होती है ये? HTML फाइल। वेरी गुड, इट इज बेसिकली अ HTML फाइल। वो इस HTTP रिस्पॉन्स में वो पेज की फाइल भेजता है। पेज की फाइल यहां तक पहुंच गई सर जी। यस अब इस सर्वर ने क्या करना है, कुकी इंसर्ट करनी है। और कुकी में क्या होगा, कुकी में इस सर्वर का IP होगा। ओके ठीक है जी। और टेक्निकली स्पीकिंग जो ये लफ्ज इस्तेमाल करता है वो कहता है सेट कुकी कॉलन SLB सर्वर पूल, यानी SLB सर्वर पूल इज द नेम ऑफ द कुकी। और उसके बाद ये आपको एक कोडेड चीज नजर आ रही है, इस कोडेड चीज के अंदर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल सर्वर, कि ये है रियल सर्वर, ये है ये वाला IP इस जगह पे। अच्छा, अब जब इसने कुकी रिसीव कर ली HTTP रिस्पॉन्स के अंदर, तो अब ये यूजर क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट पेज या उसी पेज का अगला हिस्सा, को मेन्यू आपने खोला, को सब मेन्यू खोला, खबर पसंद आई आपको, ठीक है जी, तो उस रिक्वेस्ट के अंदर वो क्या ऐड करेगा, कुकी। कौन सी वाली, जो उसको इस लोड बैलेंसर ने भिजवाई है। जब ये वाली कुकी इसके पास आएगी, लोड बैलेंसर इसको करेगा डिक्रिप्ट और इसमें से निकालेगा किसका IP, सर्वर का, जिसके पास उसने ये रिक्वेस्ट भेजी। अब इसका मतलब ये हुआ कि एवरी टाइम वंस दिस यूजर विल इनिशिएट अ रिक्वेस्ट, हमेशा उसके साथ ये कुकी अटैच होगी जो उसको पहले मिली थी, और वो हमेशा वो लोड बैलेंसर विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द सेम। सर क्लास यहां तक की बेस्ट पे साथ सारे प्रोसेस में कंप्यूट टाइम ज्यादा नहीं हो जाएगा फिर? बड़ा थोड़ा टाइम होता है बाय डिफॉल्ट। एक सेकंड, बाय डिफॉल्ट 600 सेकंड तक ये मेंटेन रखता है एक इंफॉर्मेशन। 600 सेकंड, डिफॉल्ट टाइम इज 600 सेकंड्स। इसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं जब कुकी अटैच हो, लेकिन कुकी होती छोटे साइज की, ठीक है, बड़ा छोटा साइज होता है। डिक्रिप्शन में कुछ रिसोर्सेज लगती हैं लोड बैलेंसर की, क्योंकि आपने इसको डिक्रिप्ट करना, क्लियर टेक्स्ट में कुकी नहीं है, ठीक है, लेकिन द होल प्रोसेस ओके, रीजनेबल है। लेकिन एक बात आप ये भी देखें ना कि इसमें ज्यादा वक्त कहां लग रहा है TCP कनेक्शन बनाने में। बात करूं कि जब आप डबल कनेक्शन में कनेक्शन जो है उसकी बात, अब देखो बेटा, दो फायदे, आपकी बात सही है। एक तो TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड जब भी होगा प्रोटोकॉल वक्त तो उसमें लगेगा, तो 3-वे हैंडशेक है, इसका अपना टाइम है। दूसरा, प्रॉक्सी के अंदर जब भी आप एक डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर आपने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को भी प्रॉक्सी में लगाया ना, जो इंटरसेप्ट कर रही है यूजर ट्रैफिक को, तो वहां पर भी वक्त लगेगा। लेकिन उसका हमें पेबैक कैसे मिलता है? पेबैक इस तरह मिलता है, यहां हम उस पेबैक के नतीजे में क्या अचीव कर रहे हैं? लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग अचीव कर रहे हैं, राइट सर। और अगर फायरवॉल है तो वहां पर हम अचीव करते हैं कि प्रॉक्सी मोड में इंस्पेक्शन बड़ी तगड़ी होती है। कैसे? वो इस तरह से कि जितनी ट्रैफिक आ रही होती है, आप एक्ट कर रहे हो एज प्रॉक्सी, वो सारी ट्रैफिक बफर में लोड होगी, पूरे बफर को आप इंस्पेक्ट करोगे और फिर फैसला करोगे आगे भेजना नहीं भेजना,
पॉलिसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, ठीक। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर प्रॉक्सी ना हो तो उसको हम नॉर्मली कहते हैं दूसरा नो प्रॉक्सी। नो प्रॉक्सी में क्या है, बाइट बाय बाइट इंस्पेक्शन होती है, कंप्लीट बफर बेस्ड इंस्पेक्शन नहीं होती। अब बाइट बाय बाइट इंस्पेक्शन के अंदर उसको फ्लो बेस्ड कहते हैं। एक प्रॉक्सी मोड होता है, एक फ्लो मोड होता है, फ्लो बेस्ड एक प्रॉक्सी बेस्ड। तो फ्लो मोड के अंदर बाइट बाय बाइट इंस्पेक्शन है। तो बाइट बाय बाइट इंस्पेक्शन में गलती का इस्तेमाल है, फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं। प्रॉक्सी जहां रिसोर्सेस एक्स्ट्रा लगाती है, टाइम एक्स्ट्रा लगता है, फायदा क्या है, डिसीजन अच्छा होता है, इंस्पेक्शन अच्छी होती, फैसला सही होगा, फॉल्स पॉजिटिव्स कम होंगे। आप साथ हो। और यहां पर हम क्या चीज अचीव कर रहे हैं, सेशन परसिस्टेंस। इसके बगैर सेशन परसिस्टेंस हो नहीं सकती। कोई ना कोई तो आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना पहले सेशन के साथ, ताकि आने वाले सेशंस में भी वही आइडेंटिफिकेशन हो। होती है, यही तो अर्ज कर रहा हूं। 600 सेकंड टाइम आउट है। थैंक यू सर। प्रॉक्सी आईपी नहीं चेंज करती? प्रॉक्सी आईपी चेंज करती है। वो इस तरह आईपी चेंज करती है कि आपकी जब रिक्वेस्ट जाएगी लोड, इस केस में लोड बैलेंसर से रियल सर्वर की तरफ, तो अब वो ट्रैफिक रियल सर्वर खुद भिजवा रहा है ना, तो आईपी बदल जाएगा। ठीक है। दूसरा देखो, कुकी बेस के अंदर 3 तरीके थे। इंसर्ट, पैसिव, रीराइट। क्या फर्क है इन तीनों में? पहला वाला तरीका हमने समझ लिया। अगर कुकी रीराइट है ना, तो कुकी रीराइट में क्या होता है, 2 बातें पहली कॉमन है। लेयर 7 प्रॉक्सी हुआ तो पहले टीसीपी कनेक्शन एक यहां बनना है, एक अलग से कनेक्शन यहां बनना है। अब के बाद एचटीटीपी रिक्वेस्ट जब आई, वो आगे फॉरवर्ड की गई। जब जवाब आएगा ना सर्वर साइड से, तो वो सर्वर कुकी लगा के भेजेगा, लेकिन उस कुकी के अंदर उसने ब्लैंक फील्ड छोड़ी होगी 00 की। जब ये कुकी पहुंचेगी इस लोड बैलेंसर पे, तो ये लोड बैलेंसर आईपी एड्रेस इस सर्वर का इस जगह पे ऐड करके वापस क्लाइंट को सेंड करेगा। इसीलिए हमसे क्या कह रहे हैं, कुकी रीराइट। यहां से उसने 00 लगा के खाली फील्ड कुकी की भेज दी, लेकिन ये कुकी लगाने वाला काम इस केस में किसने किया है, सर्वर ने, लोड बैलेंसर ने नहीं। लास्ट टाइम कुकी इंसर्ट वाला काम किया किसने था, लोड बैलेंसर ने। इस रीराइट में रियल सर्वर ने एक पैकेट कुकी का भेज दिया, लेकिन उसकी फील्ड 000 थी, उसमें एक्चुअल आईपी नहीं था। इस फील्ड को रीराइट करना पड़ा किसको, लोड बैलेंसर को। तो क्लास आते हैं। और तीसरा केस कुकी पैसिव। 2 बातें उसी तरह कॉमन है। क्या, L7। यार अभी देखो आपस में इस तरह फ्रंट सीट पे बैठ कर ये काम मत करो, क्योंकि मैं कोई खुद देख लो, कोई वर्बैट वो तो नहीं पढ़ रहा हूं ना, स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ रहा ना, स्लाइड देख रहा हूं। आई एम जस्ट थिंकिंग एंड स्पीकिंग। तो प्लीज वो ना ब्रेक करो, जरूरी काम है, बाहर जाके कर। कुकी पैसिव, दो स्टेप सेम है। क्या, L7 प्रॉक्सी है, तो भाई इधर अलग कनेक्शन, इधर अलग कनेक्शन। रिक्वेस्ट आई HTTP की, वो रिक्वेस्ट आगे पास कर दी गई सर्वर के पास। अब सर्वर ने जो रिस्पांस दिया ना भैया, उसमें उसने पूरी कुकी भेजी, जिसमें उसने अपना आईपी भी डाल दिया। अब कुकी के एतबार से सर्वर लोड बैलेंसर जो है इस वक्त पैसिव तौर पे एक्ट कर रहा है। जो कुकी लगा के भेजी है सर्वर ने, उसने आगे वही मनो अन पास कर देनी। ये चीज है कुकी पैसिव। तो क्लास आते सर उसमें
उसमें डिक्रिप्शन का वो encryption का करेगा। अब इस यहाँ उसको नहीं करने की जरूरत है, लोड बैलेंसर लोड बैलेंसर को करने की जरूरत नहीं है, उसको पास कर देगा। लेकिन जब अगली HTTP रिक्वेस्ट आएगी जिसमें वही कुकी लगी होगी, आपको करेगा। तब उसको वो डिक्रिप्ट करेगा और देखेगा आज किस सर्वर के पास भिजवानी है, वो आईपी उसको कुकी करने से मिलेगा। ओके सर अगर एक सर्वर पहले लोड जाता है और सर्वर फ्री है, उसके ऊपर पहले एक लोड ज्यादा है उस पर और नई रिक्वेस्ट आती है उसमें कुकी सर्वर ठीक जाती है, तो वहां पर वो क्या करेगा? अब ये आपको दिखता है ना कि ये परसिस्टेंस के अंदर यही तो बात है कि क्या लीज कनेक्शंस वाली इंटेलिजेंस शामिल है इसमें या नहीं, नहीं है ना, समझ रहे हो? जो इशू हमें सोर्स आईपी हैश में था वो इसमें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जब हैश होगी ना, याद रखो जब भी, तो उसमें आप लोड नहीं देखते। अब एनहांसमेंट्स मैंने अर्ज किया था, मुख्तलिफ वेंडर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स में ही एनहांसमेंट है ना, बेहतरी वही हो रही है ना, इंप्रूवमेंट वही हो रही है ना, वो इंप्रूवमेंट इसी तरह की प्रॉब्लम्स की है। अब आपको बना बनाया एल्गो मिल जाए जिसमें आपसे कहा जाए कि यार सोर्स आईपी हैश प्लस लीज कनेक्शन, आप इसे क्लिक करें तो ये एल्गोरिथम बैकएंड पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। एज अ यूजर तो आपको ये चाहिए ना। आपने जो कल की लैब की उसमें जब आपने लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम चूज किया, 3-4 ऑप्शंस थी, अगर वहां पे 15 या 20 हो तो आपके पास वैरायटी बढ़ गई ना। वहां पर आप देखोगे वहां इंप्रूवमेंट और एनहांसमेंट है। कटिंग एज चीज क्या है? एल्गोस, एल्गोरिथम्स, कौन सा वेंडर कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल करे। जी कासिम, ये सवाल है आपका? मेरा नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी भाई सवाल करें। सर, सवाल ये था कि जो अब कुकीज लोड बैलेंसर लगा रहा है तो सर्वर की कुकीज लगाने की जरूरत कहाँ पे पेश आती है? डिपेंड ये करता तीनों है चीजों कि की। आपकी चूजिंग है ना, इट्स योर चॉइस कि आप क्या प्लान करते हो। देखो कुकीज अगर सर्वर इंसर्ट कर रहा है तो उसमें आपको ये काम करना पड़ता है कि आपको सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। बाय डिफॉल्ट सर्वर क्या कुकीज नहीं लगाता, यू नीड एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सर्वर एंड। तो ऐसे केस में जो आखिरी दो थे, जैसे कुकी पैसिव और कुकी रीराइट, इन दोनों केसेस में यू नीड एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सर्वर साइड। और कुकी इंसर्ट की अगर आप स्कीम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको सर्वर साइड पे कोई काम नहीं करना, कुकी इंसर्शन विल बी हैंडल्ड बाय द लोड बैलेंसर इटसेल्फ। अब डिफरेंस इन दोनों में, भाई अगर आप कुकी नहीं लगा रहे, इंसर्ट नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ेगा लोड पे। क्योंकि देखो अगर आपके पास कुकी रीराइट है, उस सूरत में भी आपको डिक्रिप्शन तो करनी पड़ रही है और कुकी लगानी पड़ रही है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो कुकी आपके पास आ रही है उसको ओरिजिनेट किसने किया है? आपके सर्वर ने, ठीक है। और अगर आप कहते हो कुकी पैसिव, हाँ उसमें इनिशियल कुकी इंसर्शन के अंदर थोड़ा सा लोड बैलेंसर पे कम हो जाता है, लेकिन सब्सिक्वेंट सेशंस में जब कुकीज आती है तो डिक्रिप्ट करके अप्रोप्रिएटली उसको राउट करना, ये काम तो तब भी करना पड़ेगा ना सर्वर लोड बैलेंसर को। आप पॉइंट समझ रहे हो? जी सर। दिस व्हाट इज द पॉइंट। ठीक है। आपके पास ऑप्शन होती है, यू कैन गो टू दी स्टिकी सेशन। अगर आप सर्वर लोड बैलेंसिंग को देखो ना तो यहां पर स्टिकी सेशन की ऑप्शन है। तो आप ये स्टिकी सेशन को प्लान करते हो और यहां पर आपके पास ऑप्शन है टाइप क्या। मैंने बताया 3 टाइप सी, सोर्स आईपी हैश, कुकी और तीसरा एसएसएल सेशन आईडी। तो यहां से आप टाइप चूज करें। टाइम आउट डिफॉल्ट 600 सेकेंड्स है, चेंज कर सकते हैं आप इसको। होल्ड मोड, इंसर्ट, कुकी, इंसर्ट, पैसिव, रीराइट, इन तीनों में से आप कोई सा ऑप्शन चूज कर लें। अब एक बात याद रखो कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, आपको याद है मैंने क्या बताया था, सेशन परसिस्टेंस हमें क्यों चाहिए कि जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की वेबसाइट्स हैं
एंड यूजर की रिलायबिलिटी, उसका एतबार, एतमाद और उसकी परफॉर्मेंस के लिए लाजमी है कि जिस सर्वर पे उस यूजर की पहली रिक्वेस्ट आई है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन वही सर्वर करे। अगर ऐसा नहीं होता तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, बड़ा मसला है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब अगर आप लोड बैलेंसर लगाते हो अपने क्लाउड में, डीएमजी के अंदर, जो सर्विसेज दे रहे हो वो कोई ट्रस्ट की सर्विसेज तो नहीं है ना, कि सैलानी ट्रस्ट है या ईजी ट्रस्ट है। आपने लगाया पैसा कमाने के लिए, लोग आएंगे, चीजें खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब लोड बैलेंसर डिप्लॉय करना है तो लाजमी तौर पे फिर सेशन परसिस्टेंस आपको चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोड बैलेंसर लगाएं और सेशन परसिस्टेंस ना हो। एक और पॉइंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या HTTP बेस्ड होंगी? बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होती। इसका मतलब है HTTP कुकी वाला काम जो है खप है, वो प्रैक्टिकल इतना सीरियस किस्म के एनवायरमेंट्स पे आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। वहां क्या इस्तेमाल होगा? SSL सेशन आईडी। और काम यहां भी वही है कि जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा, हर यूजर रिक्वेस्ट के बाद जब वो कनेक्शन बना लेता है, यहां पर भी connections or requests containing same session ID are transferred to the server within valid period. SLB यहां पर भी प्रॉक्सी मोड में इस्तेमाल करता है और सेशन आईडी उसने रीड करनी है। उस सेशन आईडी के अगेंस्ट जितनी रिक्वेस्टें आएंगी वो सारी की सारी दोज विल बी हैंडेड ओवर टू अ सिंगल सर्वर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो तरीका है जो कि बेसिकली इस्तेमाल होगा प्रैक्टिकली, SSL सेशन आईडी। क्लास आते हैं यार, इसमें आपके पास एक अच्छी लैब अवेलेबल है। आई थिंक इट इज लैब 1.5 3.5 जो भी नंबरिंग इसकी चल रही है, 8.5 सॉरी। इट इज बेसिकली दिस वन, कॉन्फ़िगरिंग सेशन परसिस्टेंस एल्गोरिथम टू एंश्योर सर्विस कंटिन्यूटी। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। मेजॉरिटी आप लोगों में से आप लोगों ने बेसिक लैब कर ली, सिर्फ रह तो नहीं क्या हुआ? 24 ने भेजी यार, 24 ने भेजी। आप एक मैसेज आज और कर दीजिए कि आई हैव रिसीव्ड 24 असाइनमेंट्स और आज मिडनाइट तक टाइम है। बड़ा मेहरबानी, जो रह गए हैं वो आप सबमिट करें। आप ये लिस्ट चॉक आउट करें। कल के सेशन में सिर्फ वो शामिल होगा जिसने आज असाइनमेंट भेजी है। हमने यहां रेवड़े नहीं बांटनी। मेरी तरफ से 5 बंदे बैठे हो, आई डोंट केयर। सुबह भी मुझे 2 मिनट जरा प्रॉपर सरकारी जुबान में बात करनी पड़ी है। हम यहां लाडले नहीं पाल रहे। इंसानों की तरह कोर्स करना, कोर्स करो, एहसान मत करो। इससे ज्यादा तुम्हारे मुंह में क्या फीड डालें? क्लास में तुम्हें डेमोस्ट्रेट करके लैब 3 दिन से मैं दिखा रहा हूं खुद। तुम्हारे स्टूडेंट ने उसकी वीडियो बना के तुम्हें भेज दी है, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है। आज से टाइम है इनका। जो आज मिडनाइट तक नहीं भेजेगा, कल वो सेशन में नहीं होगा। सो सिंपल, सो स्ट्रेट। और थोड़ा सा रिकॉर्ड मेंटेन करें साथ भाई, आने जाने का भी। 6:30 बजे रोज की रूटीन में आना है तो हमारे सर पे एहसान मत करें आके। मॉर्निंग वालों को मैंने वार्निंग दे दिया, 9:15 सुबह मैं लॉक कर दूंगा मीटिंग, और यही काम मुझे यहां करना पड़ना है। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बता रहा हूं आपको। और घेले का फर्क मुझे नहीं पड़ता। जिसे पढ़ना है 100 बिस्मिल्लाह, इज्जत है। नहीं पढ़ना, माय फुट बॉदर्स। और ये 2 इस तरह की इनकी गैर हाजिरी लगे, मैं लास्ट अभी 2 महीने पहले इंश्योर करूंगा कि ये सर्टिफिकेट तो इनको ना मिले। मजे करते रहे, फिर पीटीआई वाले जलसे करेंगे, वहां जाके नाचना,
नून लीग वाले करेंगे तो बिरयानी मिल जाएगी मास्क में। तो सर आप एक छोटा सा एसएमएस ड्राफ्ट करें, ठीक है सर, और ये लिस्ट आउट मुझे दें आप। सिर्फ कल के सेशन में वही बंदा जाएगा। आई विल चेंज द मीटिंग आईडी। हम मीटिंग आईडी भेजेंगे उसी को जिसने जो मीटिंग आईडी जो ये असाइनमेंट से जमा कराई होगी। तो बादशाह बनाया हुआ। आपने नहीं कोर्स करना यार, मुझे कोई शौक नहीं है। पर्सनली स्पीकिंग मुझे पता है इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर की वैल्यू क्या है। ये जब पूछेंगे ना इंटरव्यू में तो मुंह लटका के बैठ जाना वहां पे। उस वक्त हम फिर एमएस वर्ड और एक्सेल से आगे नहीं जाते। ये हमारी औकात रह गई हुई पाकिस्तानियों की। जब मौका दे रही है गवर्नमेंट के यार पढ़ लो कर लो काम, तो उस वक्त हमने करना नहीं है। लेकिन आप बिस्मिल्लाह करें, प्लीज स्टार्ट द लैब। और जब लैब थोड़ा सा हम आगे लैब करते हैं 45 मिनट तक आप लैब करें। उसके बाद सर हम आपसे 15-20 मिनट में वो डिस्कस करेंगे जो आपने किया। एंड एक्सपेक्ट इट शुड बी अ गुड वन। क्लियरली मुझे 2 चीजें चाहिए। एक के लोड बैलेंसर्स में कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या है, और उसके बाद डिफरेंसेस क्या है। कल मैंने गुजारिश की थी, कोई बंदा अब ये बात करेगा जी कि F5 में रिलायबिलिटी है और रेडवेयर में रिलायबिलिटी नहीं है, सॉरी। और भाई रिलायबिलिटी के बगैर क्या ये दोनों छनकना बजा रहे हैं? कैसे हो सकता है रिलायबिलिटी ना हो? SSL ऑफलोडिंग हमने पढ़ना है आगे। SSL ऑफलोडिंग के बगैर कौन एग्जिस्ट कर सकता है? हेल्थ चेकिंग, सर्वर की हेल्थ चेकिंग, लोड डालने से पहले उसकी सेहत चेक कर लो। ये फीचर कैसे हो सकता है कि जो मेन स्ट्रीम लोड बैलेंसर प्रोवाइडर्स हैं वो ना शामिल करें? तो इस तरह के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं सर जी, वो लिस्ट डाउन करने आप 8, 10, 15 प्रिसाइजली, और उसके बाद क्लियरली आप बताएंगे अच्छा डिफरेंसेस ये हैं। सुबह प्रेजेंटेशन महमूद ने दी थी, इट वाज अ गुड प्रेजेंटेशन, काफी बेहतर थी, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट अ बेटर प्रेजेंटेशन फ्रॉम यू दिस टाइम, ठीक है। लेट्स जी 45 मिनट टाइम है आपके पास लैबिंग का, कि आज वाली लैब। मेरा मूड तो एक्चुअली ये था कि इसका मैं आज मिडनाइट तक आपको टाइम दूं, लेकिन एनीवे इसको मुझे लेट करना पड़ेगा शायद। लेकिन सर कल वाली लैब, ये मैं क्लियर कट वार्निंग बता रहा हूं, ज़हमत करने की कल जरूरत नहीं है। और 2 गैर हाजिरियां आप लगवाएं। नैपटेक में आपकी बैड रिपोर्ट भिजवाना मेरा काम है। और दूसरी गुजारिश, तो इस हिसाब से हम उसमें अपने सर्वर्स पे कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, उससे लोड बैलेंसिंग हो सकती है। यार तेरे पीछे को पुलिस तो नहीं लगी हुई? बस थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल यार, वो तो गोलियां मार रहा है। प्लीज डोंट किल अस, वी ऑलरेडी किल्ड, ठीक है। और आप ये ना समझें कि आप तेज स्पीड में बम्बार्डमेंट करके तो ये राइट लेफ्ट हमें वो करा जाएंगे कि आज तो मैंने पूरे ग्रुप को बेवकूफ बना दिया है स्टोरी सुना के, ठीक है ना। आइडिया आपने ठीक बनाई हुई है, लेकिन गूगलियां ना कराएं, चलें। उसके बाद हमारे पास हाई अवेलेबल, कि जैसे हमारा अगर कोई भी सर्वर डाउन हो जाता है तो दूसरे सर्वर्स उसकी दूसरे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये हमारा एक हाई अवेलेबल एनवायरनमेंट है। एफिशिएंट, ये एफिशिएंट भी इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारे जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट हैं वो मतलब उनमें कोई डिले वगैरह नहीं आएगा, हमारे जो सर्वर्स हैं वो उनको रिस्पॉन्स करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास वेब सपोर्ट, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल सपोर्ट, ये तकरीबन नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारे लोड बैलेंसर्स में ये फीचर अनेबल होता है और उसमें प्रोवाइड करते हैं वो लोड बैलेंसर्स। उसके बाद लेयर 4 और लेयर 7 सपोर्ट, ये भी सारे लोड बैलेंसर्स जो भी हैं मार्केट में वो लेयर 4 ट्रांसपोर्ट बेस्ड लोड बैलेंसर्स और एप्लीकेशन बेस्ड लोड बैलेंसर्स, ये दोनों फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कंटेंट कैशिंग, कंटेंट कैशिंग का मतलब यह है कि इसमें अगर एक सर्वर पे कोई डाटा आता है तो वो जो दूसरे सर्वर जो साथ उसके ग्रुप में है वो उन पे शेयर कर देता है डाटा,
कंटेंट को शेयर कर देता है। इससे ये होता है कि जो क्लोजेस्ट सर्वर्स हैं उन पे वो डाटा चला जाता है, और क्लाइंट्स को अगर कोई एक्सेस करना होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक सर्वर डाउन हो जाता है तो दूसरा सर्वर के पास वो डाटा होता है और वो या कंटेंट वो होता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर देता है। रुक जाओ, कंटेंट कैशिंग दोबारा बताओ। कंटेंट कैशिंग में ये होता है कि अगर एक सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो दूसरे सर्वर्स जो हैं उनको उनके साथ भी वो शेयर कर देता है वो डाटा, ताकि अगर वो डाउन हो जाए तो। नहीं यार, क्या बात कर रहा है? कंटेंट कैशिंग ये थोड़ा होता है। कंटेंट कैशिंग होता है क्या? व्हाट इज कैशिंग? इसमें मतलब अगर कोई चीज है वो स्टोर हो जाती है हमारी, ऑलरेडी कोई रिक्वेस्ट वगैरह आई है। मैंने फॉर एग्जांपल जंक का पेज एक्सेस किया, माइक म्यूट करो, अपना माइक म्यूट करो ना आप। चलो, जब फॉर एग्जांपल मैंने जंक का पेज एक्सेस किया अखबार का, तो वो जो मेरी एक्सेस रिक्वेस्ट है, कैशिंग का मतलब ये है कि सर्वर उसको या लोड बैलेंसर उस रिक्वेस्ट को अपने कैशे में मेंटेन कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं जंक का पेज एक्सेस करूंगा तो बजाय इसके कि मुझे ओरिजिनल वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करे, मुझे वो कैशे रिस्पॉन्ड करेगी। ये होता है कैशे। और कंटेंट का लफ्ज़ आपने फैंसी सा साथ लगा दिया, उसका मतलब ये कंटेंट कैशिंग। मतलब कैशे के लिए अक्सर ऐसा होता है कि हम एडिशनल बॉक्सेस लगाते हैं, लेकिन लोड बैलेंसर्स के अंदर भी ये ऐड ऑन हो सकता है कंटेंट कैशिंग का, कि वो आपको कंटेंट कैशिंग की सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, राइट? दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट कैशे। ठीक है, चलें आगे चलें। उसके बाद अगला फीचर हमारे पास है HTTP कंप्रेशन। जब हमारी जैसे कि हमने आज भी डिस्कस किया था कि हमारी जो हमारे दरमियान में लोड बैलेंसर है उसके पास दो कनेक्शंस बनते हैं। प्रॉक्सी सर्वर के तौर पे, प्रॉक्सी के तौर पे वो बिहेव करता है, जिसमें दो कनेक्शन बनते हैं और उसमें HTTP की रिक्वेस्ट जो आती हैं वो जो उसमें हेडर जो यूज़ होता है वो उसमें कंप्रेस करके जो कंप्रेस करने का भी फीचर उसमें अवेलेबल होता है लोड बैलेंसर में। उसके बाद हमारे पास आता है ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग। ये वाला फीचर भी हमारे मार्केट में जितने भी लोग, यार ये HTTP कंप्रेशन क्या चीज है? सही है बेटा, तूने कहां से पढ़ा HTTP कंप्रेशन? जरा खोल। यार बाकी सब लोग सुन रहे हो कि सिर्फ मैं ही सुन रहा हूं? तो सारे सबने इकट्ठा बाजमात बेवकूफ बनना है उजार के हाथों? नहीं सर, सुन रहे है सर? वो तो उजार तो बड़ा खुश होगा आज रात को कि मैंने 60 बंदों को आज बेवकूफ बनाया है। बहुत मैंने भुगत लिया पहले पढ़ना पढ़ाना। रुक जा, पहले इसको तो समझ ले, समझा देना तुझे खोला तूने, पहले समझ। टेक्सचुअल कंटेंट पब्लिक डोमेन को पहचान करता है। नहीं अभी ये आप फैसल नाम कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा, दैट इज अनफेयर। एक बंदे ने एफर्ट की हुई है, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू इम्प्रूव हिज डिलीवरी। ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं की, ही हैज डन एफर्ट, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना है। तो ये जो सेंटेंस हमारा होता है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये अनफेयर कमेंट है, इसको आप अवॉइड करें। अगर आप 10 नंबर दें, 10 नंबर है ना, तो उसमें से आप रेट कर सकते हो क्या यार ही इज राइट नाउ 50%, इसको 80 पे आना चाहिए, लेकिन ये 0 पे आप ही कर सकते। ये जरा आप प्लीज नोट कर ले, रोल नंबर 148 साद भाई हैं जी, ऐसे होगा। साद भाई हैं, साद भाई जरा प्लीज नोट कर लें। फैसल भाई आप कल
ये वाली प्रेजेंटेशन देंगे राइट एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन, आपने मिस नहीं करना, ठीक है? ठीक है फैसल भाई, जरा एक्नॉलेज कर दें यही कंपैरिजन, क्योंकि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए, आपने प्रिपेयर करना है और इसको आपने पॉजिटिव स्पिरिट में लेना है। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये जितनी लर्निंग इस एक्सरसाइज में हो सकती है ना, वो मैं उसको कंसीव कर सकता हूँ। तो इसको पॉजिटिवली लें और आपने प्लीज इसको यू हैव टू बेसिकली डू इट। वी आर नोबडी टू गिव हिम द रेटिंग फॉर इज दिस ब्रिलियंट एफर्ट। नहीं, आप अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप उसको वैसे ना करें, लेकिन एज ए इंस्ट्रक्टर तो हमने वो करना है ना, गाइड करना है, इम्प्रूव करना है। जहाँ वो डंडी मारने की कोशिश करूंगा मैं तो उसे कान भी खींचूंगा, ठीक है? तो वो मैं साथ साथ कर रहा हूँ और वो समझदार आदमी है, वो उसकी आंखें मुस्कुरा रही हैं, ठीक है? जब वो नाम लेता है ना नई चीज का, तो वो नाम लेने के स्टाइल से और आंखों की मुस्कुराहट से समझ आती है मुझे कि ये जो है ना अभी बेवकूफ बनाएगा। अभी जरा खुद देख लो, HTTP कंप्रेशन में उजैर भाई ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, हेडर कंप्रेशन, याद है ना बेटा जी? हेडर कंप्रेशन और पेलोड कंप्रेशन में फर्क होता है, ठीक है? हेडर कंप्रेशन क्या चीज है और पेलोड कंप्रेशन क्या चीज है? यार इसको रिमूव करें एंड प्लीज डोंट यूज अननेसेसरी एनोटेशंस, राइट? अगर माशाल्लाह आप सेंसिबल हैं तो कोई बता सके कंप्रेशन क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेशन, और आई विल अप्रिशिएट कि आप बजाय ये लाइनें लगाने के, बचगाना हरकतें करने के बजाय आप ये किसी और चीज का सबूत नहीं दे रहे मां सिवाय अपने बचपने का, ठीक है? तो ऐसा ना करें। अगर आप माशाल्लाह टेक्निकल गुरु हैं, अनम्यूट करें माइक और बताएं कि सर ये कंप्रेशन का की अंडरस्टैंडिंग है, या मुझे इससे ये समझ आती है, ये सामने लिखे हुआ है समरी एक, इससे मुझे ये समझ आती है, ठीक है ना? तो प्लीज इसको इस तरह लें। देखो, दो तरह की कंप्रेशन होती है, एक होती है हेडर कंप्रेशन और एक होती है पेलोड कंप्रेशन। पैकेट के दो हिस्से होते हैं ना, हेडर और पेलोड। हेडर कंप्रेशन डिफरेंट चीज है और पेलोड कंप्रेशन डिफरेंट चीज है। हेडर कंप्रेशन, जब आपने फरमाया ना HTTP कंप्रेशन यूजेस हेडर कंप्रेशन, तो उससे मुझे एक अजीबोगरीब, मैं उस डोमेन में चला गया कि शायद आपने ये स्टेटमेंट कहीं से एक्सट्रैक्ट की है। यहां पर ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है। HTTP कंप्रेशन जो आपने लिखा है, ये इसके मुताबिक हेडर कंप्रेशन नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं हेडर कंप्रेशन होती क्या है। हेडर कंप्रेशन का बेटा मतलब ये है, मिसाल के तौर पे 100 पैकेट आए, हर पैकेट के ऊपर एक हेडर होगा और उसका पेलोड होगा। हेडर कंप्रेशन का बच्चा मतलब ये होता है कि आप पहले पैकेट का हेडर और पेलोड भेजते हो और एक फ्लो में बाकी जितने पैकेट्स हैं उनमें हेडर नहीं जाता, सिर्फ पेलोड जाता है। मेरी बात समझ आ गई? सादी बात है ना भाई। एक पूरा पैकेट, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, हेडर एंड पेलोड। तो हेडर कंप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक फ्लो में, फ्लो क्लास को पता है क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है सेम सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और प्रोटोकॉल। ये 5 चीजें सेम हो तो उसका मतलब है एक फ्लो है। तो एक फ्लो के अंदर आप हेडर कंप्रेशन कैसे अचीव करते हो कि बजाय इसके कि हर पैकेट के साथ वही हेडर दोबारा भेजें, हेडर का अच्छा खासा ओवरहेड होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप वॉइस की ट्रैफिक की बात करो तो वॉइस के ऊपर आपका नॉर्मल आईपी का हेडर, इथरनेट का हेडर, टीसीपी का, यूडीपी का हेडर, आरटीपी का हेडर, और 20 मिलीसेकंड के चंक के ऊपर कोई कम से कम 50-55 बाइट का हेडर लग जाता है। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि हम सिर्फ पहले पैकेट के अंदर, एक फ्लो के सिर्फ पहले पैकेट में हेडर जाता है, रिसीविंग एंड के ऊपर वो हेडर एक जगह स्टोर कर लिया जाता है और उसके अगेंस्ट एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर ली जाती है, लेट्स से 1। वो रैंडम वैल्यू दोबारा आप सोर्स की तरफ भेजते हैं और उस फ्लो के जितने पैकेट्स हैं उनमें बाकी पैकेट्स के ऊपर वो रैंडम वैल्यू 1 लगी होती है और पेलोड जाता है, हेडर दोबारा नहीं जाता। टू कट स्टोरी शॉर्ट, अगर 1000 पैकेट है एक फ्रेम में तो हेडर सिर्फ
पहले पैकेट का जाएगा, बाकी 999 पैकेट का सिर्फ पेलोड जाएगा। मेरी बात समझ आई? तो अब मुझे बताओ इससे क्या अचीव किया आपने रिसीविंग एंड के ऊपर? कंप्रेशन, एक तरह से कंप्रेशन हो गई ना, एक तरह से कंप्रेशन हो गई, याद रखो। हाँ, ओवरऑल साइज कम हो गया तो आपने कंप्रेस कर लिया। ये पेलोड कंप्रेशन होती है एल्गोरिथम से। ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे जी जिप है, जैसे विन आर है, विन जिप है, ये सारे पेलोड कंप्रेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। ये आपके पेलोड को कंप्रेस करते हैं। लेट्स से 10 MB की फाइल है, उसको 1 MB की कर लेंगे। मेरी बात समझ आई है? तो यहां पर अगर आप गौर से देखो तो वो क्या कहता है, HTTP compression uses public domain compression algos like gzip and compress other text files at the server। और उसके बाद टेक्सचुअल कंटेंट की बात कर रहा है, पेलोड की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है HTTP कंप्रेशन में आप हेडर कंप्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। पेलोड कंप्रेशन और चीज है, हेडर कंप्रेशन और चीज है। हेडर कंप्रेशन का फिनोमेना मैंने आपको बता दिया कि 1000 पैकेट में हेडर सिर्फ पहला होगा। रिसीविंग एंड के ऊपर वो हेडर अलग करके रख लिया जाता है, बाकी जितने पैकेट्स आ रहे होते हैं उन सब पे रिसीविंग एंड के ऊपर हेडर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपके ऊपर बैंडविड्थ लिंक पे बच जाती है। सॉर्ट ऑफ कंप्रेशन आपने अचीव कर ली। पेलोड का मतलब, पेलोड कंप्रेशन का मतलब क्या है? मतलब डेटा, कि आपने एल्गोरिथम जो ये लिखे हुए हैं उन एल्गोरिथम से डेटा को, पेलोड को कंप्रेस कर दिया। 10 MB था, उसको 1 MB कर दिया। बात समझ आई है? आपके पास ये तो जीजेप वगैरह, आपके पास पेलोड कंप्रेशन में प्रीडेटर एक एल्गोरिथम है जो विंडोज इस्तेमाल करती है, तो वो पेलोड कंप्रेशन एल्गोरिथम्स है। ठीक है सर। अब गुजारिश आपसे सर ये है, जरा मिनिमाइज कर दें इसको, कि आपने माशाल्लाह मेहनत की हुई है, लेकिन मैं उस एफर्ट को एक्नॉलेज करता हूं। इन एक्नॉलेजमेंट टू दैट एफर्ट आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा एक दफा रिकंसिडर करें। ठीक है बेटा, ये जो वर्ड्स है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, ये बड़े मोटे मोटे अल्फाज हैं। मेरी बात समझ आई है? ये जब हमने प्रिसाइज कंपैरिजन देखना होता है ना, वजनी, ये चीजें लफाजियां हैं। अब ये आपने जो पहला टाइम लिखा रिड्यूस्ड डाउन टाइम, इसके अंदर और रिलायबिलिटी में और हाई अवेलेबिलिटी क्या देती है आपको? रिलायबिलिटी होती है HA की वजह से। तो एक ही चीज को 5 दफा ना रिपीट कर यार। मेरी बात समझ रहा है? थोड़ी सी मेहनत और चाहिए। आप एफर्ट बहुत कर रहे हो, प्रॉब्ली जितना ग्रुप बैठा है उससे ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पॉलिश किस्म के एफर्ट हो। ठीक है जी? जो वर्ड आप फ्लैश करोगे उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, खाली कॉपी पेस्ट नहीं। या आप मेरे वो बेटे वाला काम कर रहे हो, मेरे साथ तो नहीं काम करता ये, वो माँ के साथ उसने ये काम किया होता है कि माँ जो काम देके जाती है कि कोई इंटरनेशनल टॉपिक दे दिया कि फलाने के ऊपर तरह सर्च करना, वो क्या करता है, कॉपी पेस्ट ना करके स्लाइड बना लेता है। वो लगता है पूरी किताब सामने है, कहता है बेवकूफ बन जाएंगे सिर्फ कॉपी पेस्ट। मेरी बात समझ आई है? तो हमारे साथ ऐसा ना कर यार। ठीक है? ये IPv6 पोर्ट को मैंने चार्ट में बैठ के, API बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट अच्छा है, अप्रिशिएटेड। कैशिंग के तूने जिक्र अच्छा किया। सुबह मैंने कंटेंट स्विचिंग लिखा हुआ था एक बंदे का, कंटेंट स्विचिंग था, तो वो पिक्चर नहीं दे रहा था। कंटेंट स्विचिंग का क्या मतलब है? कंटेंट कैशिंग इज अ गुड पॉइंट। ठीक है, अप्रिशिएटेड। HTTP कंप्रेशन क्या सारे करते हैं? अब मेरी बात याद रखना, HTTP कंप्रेशन कल की स्लाइड में अगर आया ना HTTP कंप्रेशन, तो मैंने कहना मुझे दिखा F5 की डॉक्यूमेंटेशन में कहां लिखा है कि ये HTTP कंप्रेशन करता है। समझ आ गया? तो इसे बोलते हैं पब्लिक बेइज्जती, ऑनलाइन भी और इन हाउस भी। तो पब्लिक बेइज्जती भी है और पब्लिक तारीफ भी है। डांट से घबराना नहीं है, लेकिन इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। फैसल भाई कल देंगे प्रेजेंटेशन, ठीक है सर,
और वो इंशाल्लाह हम सब लोग समझेंगे उसको, आप देंगे दोबारा से, इसको रीफ्रेम करें। मुझे नहीं पता आगे क्या चीजें हैं यार, SSL ऑफलोडिंग नहीं सारे करते, वो कहाँ है? कॉमन एट्रीब्यूट्स तो वो है ना, उनको तो डालो। हेल्थ एफिशिएंसी सारे मॉनिटर नहीं करते। और भाई जो तुम दिखाओगे, ये जो पब्लिक बैठी है ना सारी, ये सारी जिंदगी अपने सर में यही कैरी करके जाएंगे। ऐसे ना करो। आज तुम्हें और लैब कोई नहीं करनी है, तुमने माशाल्लाह पहले से काम, इस पे मेहनत करो, ये तुम्हारा अपना फायदा है, ठीक है। और सर 2 और प्रेजेंटेशंस हैं जो मैं चाहूंगा कल बंदे देंगे। एक टीपू भाई आप करेंगे SNAT पे, जी हाँ SNAT पे आप देंगे। और मेरा वो भाई कहाँ गया सर, आप नाम प्लीज बताएं। एसन भाई आप देंगे आई रूल्स पे, आई फॉर इंडिया, रूल्स इन लोड बैलेंसर्स, आई रूल्स इन, अदला बदला कर लें टीपू भाई, आप आई रूल्स पे दे दें, आई रूल्स पे आप दे दें, SNAT पे आप दे दें। परेशानी तो नहीं है? पक्की बात है, मुश्किल काम नहीं है SNAT, आपस की बात है, पहले ही पढ़ा हुआ आप। SNAT पे आपने देना है सर, आई रूल्स पे आपने देना है। और ये भी आपने मुझे बताना है कि आई रूल्स हुआवे में कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है एहसन भाई? सर हम यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन आपकी जगह से रोक रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इंप्रूव करो इसको, ठीक है बच्चे, इस तरह नहीं। बड़ा अच्छा चीजें हैं, लेकिन ऑब्वियसली यू नीड टू ऐड ऑन थिंग्स, ठीक है। नहीं सर आप यू कैन कंटिन्यू विद दी, किसी और का पॉइंट है तो बताया यार। एक सेकंड यार, हाँ सर। आपने कहा कि HTTP कॉम्प्रेशन जो है, हेडर कॉम्प्रेशन में आप जो हेडर है वो निकाल देते हैं, उसके कोई रेंडम वैल्यू होता है जी, हेडर के अंदर उसका पैकेट नंबर होता है या उसका फ्रेम नंबर 1000, उनके अगेंस्ट एक कॉमन आईडी होती है, उस कंप्लीट फ्लो के पैकेट्स पे वो नंबर आईडी इंसर्ट की जाती है। हेडर निकल गया, उसकी जगह एक वैल्यू 1 आ गई। अगर उस फ्लो के अंदर 1000 पैकेट है, पहले का हेडर गया रिसीविंग एंड में, उस हेडर को रिसीव कर लिया गया, उसके अगेंस्ट वैल्यू 1 सेंड कर दी गई सेंडर को कि उस फ्लो के जितने पैकेट्स हैं उसके पेलोड के आगे वैल्यू 1 लगानी है। तो वैल्यू 1 के 99 पैकेट्स आएंगे, ओवरऑल आपका अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है वॉल्यूम पे। मतलब ये है कि 1000 में से एक पैकेट मिस हो गया, फॉर एग्जांपल 50 पैकेट जो है वो मिस हो गया। नहीं मिस कैसे हो गए? कोई भी डिस्टॉर्शन की वजह से वो ट्रांसमिट नहीं हुआ या फिर ड्रॉप हो गया, सेक्शन ड्रॉप जो है एक मसले की वजह से, तो उसमें रीट्रांसमिशन होती है। रिट्रांसमिशन कैसे होगी जब उसकी हेडर के ऊपर आपने एक वैल्यू दे दी? देखें सर, वो रीट्रांसमिशन किस लेयर पे होती है? एरर चेकिंग, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन किस लेयर की जिम्मेदारी है? करेक्शन नहीं, एरर डिटेक्शन किस लेयर की जिम्मेदारी है? सेकंड लेयर 2 की। तो वो तो आपका CRC एल्गोरिथम चल रहा है। एरर डिटेक्शन और उसके नतीजे में रीट्रांसमिशन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लेयर 2 की। वो तो लेयर 4 की है ही नहीं। और ये हेडर किस हेडर को आप कंप्रेस कर रहे हैं? HTTP। और HTTP जो है वो किसको इस्तेमाल कर रहा है लेयर 4 पे? TCP को। तो बेसिकली इट इज TCP हेडर कंप्रेशन। अगर लेट से उस तरह कोई चीज प्रॉब्लम आती है तो वो चीज वो रीट्रांसमिशन वाला काम लेयर 2 कर देगी, कोई इशू नहीं। यानी लेयर 4 जो है वो लेयर 3, लेयर 4, लेयर 2, लेयर 1 उनके भी उसके जो होंगे आपने पढ़ा होगा ना बेसिक क्या होता है। जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाली लेयर को सर्विस दे रही होती है। तो ये जो एरर डिटेक्शन करेक्शन वाली सर्विस लेयर 2 पे होती है, जो लेयर अपर लेयर्स को प्रोवाइड की जा रही होती है। वो लेयर 4 में भी होगी, जो चीजें नीचे होंगी वो ऊपर भी होगी। नीचे वाली लेयर्स ऊपर वाली खिदमत कर रही। हाँ यार, एयर गैप के अंदर जो चीज मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर वो ये है कि
नहीं बस यार वो इस तरह एक्स्ट्रा कमेंट्स नहीं करने। अब माशाल्लाह सारे मैच्योर लोग हो, ठीक है। उसने भी जो एक फैसल भाई ने बात की वो सर आप सिंपल करें, कोई मसला नहीं है फैसल भाई, कोई इशू नहीं है। आप सिंपल होने चाहिए लेकिन वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। अभी तक जितनी प्रेजेंटेशंस इस टॉपिक पे आपके ग्रुप ने की है, आपने ये मेक श्योर करना है कि उसमें कुछ वैल्यू हो, कोई नई चीज ऐड हो। अब इस जिस तरह उज़ैर की स्लाइड थी ये वाली, इसमें 2-3 नए पॉइंट्स थे। अब ये कंटेंट कैशिंग वाला नया पॉइंट था। अब मैं वैफ को ना पॉइंट नहीं कहूंगा, वैफ यार देखो फिर इस तरह तो अब वैफ का अपना काम है, उसको इसके साथ मिक्स ना करो, ठीक है। वो अपना काम है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल अपना काम है, कॉमन एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें 2-3 बहरहाल नई चीजें आपने आइडेंटिफाई की। मेरा मकसद है इसको जरा ये फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, तो ये मैनेजेबिलिटी, तो ये इस तरह एबिलिटी वाले जितने लफ्ज है ना, इनको साइड पे काट दो, समझ रहे हो। ये किसी अंग्रेजी के शो में जाना तो वहां फायदेमंद होता है। आपका सर पॉइंट जो था एयर गैप का, देखो सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एक सिंपल टर्म्स में है कि शेर को सवा शेर होके मिलना, सीधी बात है। या हैकर आपको सरप्राइज कर देगा या आप हैकर को सरप्राइज देंगे, समझ रहे। एयर गैप मोड में जिसने ऐसा नेटवर्क जिसने कनेक्ट ही नहीं होना किसी से, किसी बाहर की दुनिया से कनेक्ट ही नहीं होना, उस पर आप चाहें तो पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर कर दें, क्या फर्क पड़ता है, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे 15 कंप्यूटर कनेक्ट करता हूं तो मैं 203.10.1 की स्कीम पे 4 रुपए लगा, तो कौन रोकता है मुझे। अगर कोई अटैकर आएगा ये सोच के आएगा कि ये तो इनका प्राइवेट नेटवर्क है, तो इस पे तो या 10 का नेटवर्क होगा या 172.16 का होगा या 192.168 का होगा, तो सरप्राइज मिल गया ना, पहले स्टेप में मिल गया। ऑन द टॉप ऑफ इट अगर आपने एक ह्यूज सरप्राइज देना है उसको, तो आपके पास ऑप्शन है क्या, आप IPv6 एड्रेसिंग दे दें, और वो एड्रेसिंग दें जो ओपन नहीं हुई, मतलब 2000-3000 सीरीज तो ओपन हुई है ना। अब कौन रोकता है, आप 6000 सीरीज का IP दे अपने नेटवर्क में, कनेक्ट करेंगे ना वो ऐसी की तैसी। लगता है नासा भी कनेक्ट कर गया। बात समझ आइए आप। तो अपने इस माइंड को आपने खोलना है, ठीक है सर। मार के नहीं खोलना। चलें सर, मेरे ख्याल में लेट्स कॉल इट अ डे। आप लोगों ने सर लैब करनी है कंप्लीट, और उस वार्निंग को प्लीज याद रखें। आप लोगों ने पॉजिटिवली, जिन्होंने नहीं लैब दी, पॉजिटिवली अपनी वो लैब असाइनमेंट आज सबमिट करवाएंगे 7 भाई को, ये इंपॉर्टेंट है। अगले जितने भी दिन हमने लोड बैलेंसर पे लगाने हैं, आप उस वक्त तक एंजॉय नहीं करोगे जब तक जो है